लाइए मार्कर्स दे दीजिए। ओके, लास्ट टाइम आई थिंक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स ले रहे थे हम लोग। इधर ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग ने एनर्जी का कंजर्वेशन देखा इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो अब ऐसा है कि हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। लेट्स गो फॉर इट देन। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला देने वाला है। What will be the velocity of the bob at the lowest म्हणजे mean position if it is raised to height small h, if it is raised to height small h। तो भाई मामला ऐसा है कि ये देखो, ये एक रिजिड सपोर्ट है और उस रिजिड सपोर्ट से नीचे एक रस्सी लटक रही है जिसमें एक बॉब यानी एक मास लटका हुआ है। और असल में सॉरी, यहाँ लटक नहीं रही, यहाँ पर है बॉब, वो माय मिस्टेक। मैंने यहाँ पर थीटा एंगल से उसे छोड़ा। जब मैंने मान लो इसको यहाँ से इस तरफ लिया, ऐसा खींचा और यहाँ से छोड़ दिया, तो जाहिर बात है ये आया होगा नीचे और उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी यहाँ पर मीन पोजीशन पे। तो आपको पता लगाना है कि ये आपका वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा, है ना। अब ऐसा है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको देखना है कि हाइट कितना है। देखो आप जो उसको ऊपर लेके गए हैं तो उसकी जो हाइट बनी है वो हाइट कितनी बनी है, तो बोले h। मान लो इस पोजीशन का नाम a है, इस पोजीशन का नाम क्या बेटा b है। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लगे हैं इसके ऊपर, है ना। ये जो मोशन में है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण ही है। तो यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी कैसी है, कंजर्व्ड है। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन में इसका लिखूंगा, आंसर फिर कैसे लिखूंगा कि भैया देखो, टोटल एनर्जी एट ए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। सही है, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, है ना, इसके बराबर आएगा। अब आपने बॉल को या फिर जो भी मास है उसको यहाँ पर ऐसा लेके गए थे, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो बोले यहाँ सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी वैल्यू रहेगी mgh, है ना। आ जाओ आ जाओ। और आपने उसको यहां से पकड़ के छोड़ा था, ए पॉइंट से पकड़ के छोड़ा था। अच्छा, फेंके थे क्या आपने? नहीं, आपने जस्ट छोड़ दिया था आराम से, है। तो अगर आपने जस्ट उसको छोड़ा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो, है ना। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो। तो मतलब ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना था आपका, जीरो। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। अब ऐसा है कि हम पहुंचते हैं बी पॉइंट पे। तो जब मैं बी पॉइंट पे पहुंचता हूं, देखो जैसे जैसे ही नीचे आएगा एच छोटा होता जाएगा। जब वो बी पॉइंट पे हो जाएगा तो एच की वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो। तो जब बी पॉइंट पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और अब जो कुछ रहेगा उसके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और उसकी वैल्यू क्या है वहां पर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पॉइंट बी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से m गया, यहां से भी m गया, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर
v square is equals to twice gh. Therefore v equals to under root of twice gh. तो ये इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना। अब ऐसा है कि मेन ज्यादातर असल में ये प्रॉब्लम हाइट के फॉर्म में नहीं पूछता, ज्यादातर ये प्रॉब्लम थीटा के फॉर्म में पूछता है वो, है ना। तो मैं उसका एक छोटा सा इसमें एक स्टेप में बता देता हूं। आपको मालूम होगा कि देखो भैया, अगर मान लो ये रस्सी की जो लंबाई है थोड़ी देर के लिए मान लो l है, ये रस्सी की लंबाई कितनी है l, तो मैं पूछूंगा ये वाला पार्ट कितना आएगा फिर, तो आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट रहेगा l माइनस h। ये पूरी की पूरी लंबाई l है ना, उसमें से इतना टुकड़ा निकाल दो तो बोले l माइनस h। तो मैं लगा सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि l माइनस h अपॉन l। तो फिर उसके बाद जब ये सब चीजों को ट्रांसफर करूंगा मैं, तो h इज इक्वल टू फिर आएगा वही जाना पहचाना फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा। आई थिंक शायद से मैं डायरेक्ट लिखा तो इस बार समझ में आया होगा आपको, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूं मैं, फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। l को इधर लिए तो ये क्या बना l कॉस थीटा, फिर माइनस h को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस h बनेगा, l कॉस थीटा को उधर लेके जाएंगे तो माइनस l कॉस थीटा बनेगा, फिर उसमें से l को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब ये h की जगह मैं ये वैल्यू डाल सकता हूं। तो अगर आप ये वैल्यू डाल सकते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच की जगह आएगा l 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाता है। अब उसमें अलग अलग एंगल देकर पूछते रहता है कि मैंने 60 डिग्री के एंगल से छोड़ा, बताओ स्पीड क्या होगी, मैंने 45 डिग्री के एंगल से छोड़ा, बताओ स्पीड क्या होगी, है ना। तो अब उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब उसमें देखो एक खास बात, रेफरेंस पॉइंट क्या है, मतलब आप हाइट को कहां से गिन रहे हैं, हाइट को आपने यहां से गिना, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि ये बी पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो उसकी हाइट जमीन से दी जाती है। मतलब आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा, कि देखो ये चीज ऐसी ऑसिलेट कर रही, मान लो कि ये जो पेंडुलम है या जो भी है वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा, और आपको जमीन का हाइट रेफरेंस पॉइंट यहां दिया हुआ है, आपको हाइट यहां से गिनना है, आपको हाइट यहां से गिनना है। अब हमको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि हाइट यहां से गिनना है, वो बताएगा कि जब पॉइंट ए पे था तो ये हाइट थी, जब पॉइंट बी पे था तो ये हाइट थी, ये बोलेगा वो कि पॉइंट ए पे था तो जमीन से ये हाइट थी, पॉइंट बी पे था तो जमीन से ये हाइट थी। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में तुमको कभी यहां से बोला कि जब पॉइंट बी पे आया तो जमीन से हाइट इतनी इतनी आएंगी करके, बोला कैसे नहीं, यहाँ पे समझ रहे क्या आप क्वेश्चन को मेरे। क्या इस प्रॉब्लम में इसने कहीं पे भी ऐसा समझाया या बताया कि जब आपका जो बॉब है जब वो सबसे नीचे वाली पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी जमीन से हाइट इतनी इतनी होगी, ऐसा कुछ बोला हुआ है कि हिंट दिया हुआ है क्या, नंबर में अल्फाबेट में कुछ बोला हुआ है क्या, सेंटेंस में कुछ बोला हुआ है क्या, नहीं, तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में जब आपको ग्राउंड नीचे नहीं बताया, ग्राउंड से हाइट नहीं दी गई है, तो आप मीन पोजीशन यहीं से रेफरेंस पॉइंट मान के सॉरी तो यहीं से रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं और हाइट को आप यहीं से कैलकुलेट करते हैं। मगर आगे कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जिसमें आपको हाइट यहां से गिनना पड़ेगी। तो आप जब हाइट यहां से गिनेंगे तो नो डाउट यहां की पोटेंशियल एनर्जी UA रहेगी और यहां की पोटेंशियल एनर्जी अब जीरो नहीं रहेगी। अब यहां की पोटेंशियल एनर्जी को आपको निकालना पड़ेगा mgHb से, यहां की पोटेंशियल एनर्जी को निकालना पड़ेगा mgHa से, है ना। तो हमने कहा कि देखो आप जो कैलकुलेट कर रहे थे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते इस रेफरेंस पॉइंट से ये प्रॉब्लम में, मगर आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में आपको ये पता यहां से निकालना पड़ेगा। आप खुद क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, डायग्राम अगर रहा तो डायग्राम देखकर समझ जाएंगे कि हाँ भैया यहां से लेने का, ये आया समझ में आपको ये, ठीक है, लिख लीजिए। तो ऐसा क्यों फड़फड़ कर रहा है।
क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका है। अब मैं जो आपको अगला प्रॉब्लम देखने जा रहा हूं वो इसी पर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब of a simple pendulum at its mean position if it is able to rise to a height small h, sorry, to a height of 0.1 meter, वैल्यू है इस बार of 0.1 meter given small g equals to 9.8 meter per second square। ठीक है, तो भैया अब यहां देखो ऐसा है खेल। इस बार आपको बोला गया है कि भैया एक बॉब है जिसको आपने नीचे से एक वेलोसिटी दी है, आप ऊपर से छोड़ो या नीचे से ऐसा फेंको, ऐसा है ना, आप नीचे से यूं उसको फेंकते हैं तो वो ऐसा जाएगा ऊपर तक। तो हमने देखा कि हमने एक सर्टेन वेलोसिटी दी है उसको, ऐसा थ्रो किए, जिसके कारण बॉब ऐसा ऊपर गया, और कितना ऊपर गया, 0.1 मीटर की हाइट तक ऊपर गया। समझ रहा ना बेटा, 0.1 मीटर की हाइट तक ऊपर गया। ऑफकोर्स बाद में वापस आ गया होगा। तो वो बोला कि भैया पता लगाओ कि अगर वो 0.1 मीटर की हाइट तक ऊपर गया होगा तो आपने कितनी रफ्तार से फेंके होंगे, आपने कितनी रफ्तार से उसको दिए होंगे। बस यही फॉर्मूला लगाना है अपने को, है ना। आप ऊपर से छोड़ो और यहाँ की वेलोसिटी, या फिर यहाँ से उसको फेंको और ऊपर जाने की हाइट, जो भी दिया जाए, हाइट देकर वेलोसिटी पूछे या वेलोसिटी देकर हाइट पूछे, आपको यही फॉर्मूला जाना है, v = √2gh। तो ये फॉर्मूला याद रखो। तो मैं भाई ये तो इस तरह से लूंगा सॉल्यूशन, यूजिंग √2gh। therefore v equals to √2 multiplied by 9.8 multiplied by 0.1। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कितना होता है, सॉरी 19.6, और उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.96, है ना। अब जैसे कि मुझे नजर आता है कि 14 का स्क्वायर रूट, सॉरी यस, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो भैया 196 का स्क्वायर रूट आपका 14 होता है, तो 1.96 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो एकदम क्लियर कट आसान सा इसका जवाब था, है ना, सिंपल तरीके से। ठीक है, लिख लीजिए।
तो एक बॉब है जिसे आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा है। अब जाहिर बात है वो वहाँ से आएगा स्विंग होते हुए इस तरह से, और फिर बाद में उसकी वेलोसिटी पता लगानी है आपको लोवेस्ट पोजीशन पे। पता लगाओ कि बोले लोवेस्ट पोजीशन पे क्या रहेगी इसकी वेलोसिटी। और उसने कहा है कि भैया देखो ऐसा है कि जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है आप 2 मीटर्स पकड़ के चलिए। स्ट्रिंग की लंबाई आप 2 मीटर्स पकड़ के चलिए। सोचो क्या होगा इसका। कितना आ रहा है? 14 नहीं, देखो अच्छे से एक बार। अच्छा एक बात बताओ, अभी यहाँ से छोड़े तो एंगल बोलो या हाइट बोलो, दोनों में से जो आप फॉर्मूला यूज़ करना है वो यूज़ करो। हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइट कितनी होंगी? हाइट कितनी होंगी बॉब की? अरे भैया मैंने यहाँ से छोड़ा ना, तो मीन पोजीशन से बॉब की हाइट कितनी है? 2 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बराबर है ना, जितनी रस्सी की लंबाई उतनी हाइट है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि भैया देखो यहाँ जो हाइट है आपकी h इज इक्वल टू वो कितनी है? 2 मीटर्स। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो इसका फॉर्मूला लेता हूँ, अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट द लोवेस्ट पोजीशन, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय h कितना है? 4 है ना, सॉरी 2, माई मिस्टेक, 2 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच है ना, 2 जी की वैल्यू h की वैल्यू। अब 2 2 जा 4, 4 बाहर निकलता, 4 अंडर रूट ऑफ 9.8। ओके, अब इसको कैसा है कि आप 9.8 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आता है वो? 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो 3.1 या कुछ, देखो कितना आता। अप्रॉक्स भी चलेगा अपने को। यस बोलिए। अरे हाँ 2 आएगा, सॉरी 4 बाहर निकल गया तो 2 हो जाएगा। हाँ कितना आ रहा? 3.2 आ रहा है ना अप्रॉक्सीमेशन में। तो चलो ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में वो 3.2 आ रहा है, तो 3.2 यानी कि अराउंड 6.4 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी रहेगी, है कि नहीं? समझा ना? ठीक है। चलेगा, उससे भी चलेगा। अपने को तो अप्रॉक्सीमेशन भी चलता ना, क्योंकि आपको तो जो दिया रहेगा वैल्यूज उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा ही गैप रहेगा, तो 10 भी लेकर सॉल्व किया तो चल जाता, पता चल जाएगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं इधर का हो चुका होगा। अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में चेंज ला लिया। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज टू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब इस बार एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रह गया, चलो उसकी कोई एक वैल्यू दे देते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की। चलो मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की जो वैल्यू देता हूं, लेट एल इज इक्वल टू 1 मीटर दे देते हैं अपन, चलो है ना। तो उसने कहा है कि आप पता लगाओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। आपने क्या करें, यहाँ से ऐसा फेंके और वो कहाँ तक गया एंगल? 60 डिग्री तक गया, और फिर वापस लौट के वापस आ गया। लेट्स सी। तो अगर मैं देखूंगा ये फॉर्मूला है मेरे पास वेलोसिटी का, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में ये फॉर्मूला है। अगर मेरे को एंगल के फॉर्म में दिया रहे तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एल 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 9.8, l कितनी वैल्यू है? 1 माइनस 1/2 है ना, cos 60 1/2 होता है ना, तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है? हाफ होता है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसर।
√9.8, और जैसे कि आपने कहा था √9.8 की अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू आ रही है 3.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरह से ये हमारा आंसर रहेगा। लिख लो, मॉड्यूल में है क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करिए उसको। उधर का हो गया सबका? इवन देखो एग्जैक्ट सेम मैटर से बाउल वाला भी किया जाता है। मतलब कैसे? एक बाउल, कटोरा है ना, उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहां से छोड़ा, है ना, जिसकी, और यहां से छोड़ा, वो रोल होते हुए आया और यहां तक पहुंचा मीन पोजीशन पे। तो अगर आप देखेंगे कितनी हाइट से आपने ऊपर छोड़ा, उसको h हाइट से छोड़ा आपने, है ना, और वो रोल होते हुए इधर आया, और आपको पता लगाना है कि इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, है ना। सेम फॉर्मूला v इज इक्वल टू √2gh से कैलकुलेट किया जा सकता है, सेम फॉर्मूले से, है ना। बाउल का भी जो रहा तो भी वही रहेगा, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो चुका है क्वेश्चन, लिखना। A child is swinging on a swing. स्विंग मतलब क्या होता है भाई? झूला। मिनिमम एंड मैक्सिमम height of swing from Earth's surface are 0.75 meter and 2 meters respectively. What will be the maximum velocity of the swing? तो झूले की सबसे ज्यादा रफ्तार यानी सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी वो आपको पता लगाना है। आई थिंक ये हो चुका होगा आपका, नहीं हुआ? देखो जल्दी से। अब देखो इस बार, देखो इस बार आपको हाइट कैसी दी गई है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मतलब देखो अगर आप इमेजिन करो कि ये झूला कुछ इस तरह से आगे पीछे स्विंग कर रहा है, तो देखो ये ज़मीन से सबसे नज़दीक होता है, ये मिनिमम हाइट होगी, और यहाँ तक अगर जा रहा है तो ये मैक्सिमम हाइट है। तो मैंने जैसे कहा था क्वेश्चन में खुद ऐसा मेंशन करेगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि हाइट आपको नीचे से कैलकुलेट करनी है, यहाँ से नहीं, है कि नहीं। तो अब बोले मिनिमम हाइट यहाँ, मैक्सिमम हाइट यहाँ। अच्छा, जब भी झूला ऐसा झूलता है तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है? ऊपर होती है कि मीन पोजीशन पे होती है? नीचे होती है ना सबसे।
है ना। जब ऐसा झूलता है तो भैया आपको तो मालूम होगा ना, झूले होंगे ना कभी तो भैया सबसे ज़्यादा जो रफ्तार है मीन पोजीशन पे होती है। जब आपको उल्टा आप उधर जाते तो स्पीड जीरो हो जाती है हाईएस्ट पोजीशन पे, है ना। आप होता है फिर बाद में वापस आते हैं, बोलते हैं ना हवा भर गई बोले पेट में, बोले ऊपर गए तो बोले दानिया मैं कुछ बोला, मैं तो सिर्फ खैर खैरियत पूछ रहा था, सब ठीक ना। हो गया ये, चलो तो ये रिजिड सपोर्ट, और मान लो कि ये झूला है कुछ इस तरह से, मान लो ना बाबा, काय को शक कर रहे हो उसके ऊपर, ये कैसा आ रहा कैसा आ रहा वो कैसा आ रहा, मानने में गया रहा, है ना। और ये ए पोजीशन बी पोजीशन, क्या बोली क्या कैसा, और हाइट एट एच एट ए पोजीशन, मैक्सिमम हाइट कितनी है आपकी 2 मीटर्स, और हाइट एट बी पोजीशन ये कितनी है 0.75 मीटर्स, है ना। तो भैया आप इस बार हाइट यहां से नाप रहे हैं, ओके। तो अब जब आप सॉल्व करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, है ना। अब ऐसा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, तो वो होगा mgha प्लस हाफ ऑफ एम वी ए का स्क्वायर। वैसे यार जीरो डाली तो ज़्यादा ठीक था, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा mgh प्लस हाफ ऑफ एम वी बी का स्क्वायर। अब ये जो वेलोसिटी एट बी है यही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, क्योंकि जब वो यहां पहुंचता है झूला सबसे ज्यादा स्पीड पे होता है कि नहीं। अगर आपको फिर भी देखना है तो किसी बंदे को झुलाओ, आप खड़े हो जाओ मीन पोजीशन पे जाकर, देखो है कि नहीं ज्यादा स्पीड, है ना। जब वो आएगा ऐसा लात मारेगा पता चल जाएगा। तो भैया अब ऐसा है कि देखो इधर, यहां देखो यहां पे कि हम जानते हैं कि वी ए तो क्या है 0 है, और वी तो क्या सबसे मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, है ना। ये तो गायब हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हर जगह से m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे तो मेन क्या निकालना है वी स्क्वायर। अब एक काम करो यहां पे ये GHB को इधर ले लो, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GHA माइनस GHB। अब इसमें क्या करो, आप G को कॉमन निकालो, तो आप लिखेंगे देयरफॉर VB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस GHA माइनस HB, है ना। तो बोले भैया देखो आपने G को कॉमन निकाला और ये 2 को उधर भेज दिया आपने। अब देखो देयरफॉर VB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस G, 10 पकड़ के देखते हैं अपन पहले, HA माइनस HB, यानी कि 2 में से जाएगा 0.75, बचेगा कितना 0.25, तो 0.25 ये हो जाएगा आई थिंक हाँ 1.25 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक 1.25। अच्छा ये 1.25, तो ये हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय ये हो जा रहा 25 हो जा रहा पूरा वो, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही वी बी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी आपका कितना आ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, लिख लो।
चलो क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया? अगला क्वेश्चन, a block of mass small m moving at a speed v0 compresses a spring of spring constant capital K as shown in figure. तो फिर हमें ये डायग्राम बनाना है। फिर ये एक रिजिड सपोर्ट है और रिजिड सपोर्ट में यहां से अटैच्ड एक स्प्रिंग। मान लो कि एक स्प्रिंग अटैच्ड है और यहां से एक ब्लॉक है जो कि मास कितना है इसका, स्मॉल m, और वो इधर आ रहा है विद अ वेलोसिटी v0। और जैसे ही वो टकराएगा उसे, वो स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो फिर उसके बाद कुछ सवालात पूछेगा इस पे। सबसे पहला सवाल ये है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा कितना कंप्रेस होगा, आप इसके बारे में पता लगाइए। उसका फॉर्मूला पता, यहां नंबर्स तो नहीं है, अल्फाबेटिकल है, तो उसका फॉर्मूला पता लगाना है। दूसरा, स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग, speed of the block when spring is compressed to half of maximum compression, to half of maximum compression. Speed of the block when the spring is compressed to half of the maximum compression. ये दो चीजें पता लगाने की। ये हो गया बेटा, ये वाला हो गया। डायग्राम हो गया ना। क्वेश्चन को समझो बेटा। पहले एक ब्लॉक दिया गया जिसका मास m है, वो लगातार इधर से फिसलते हुए आ रहा है, स्लाइड करते हुए आ रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है, v0। वो जाएगा स्प्रिंग से टकराएगा, स्प्रिंग में वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता चला जाएगा। धीरे धीरे ब्लॉक की स्पीड कम होती जाएगी और स्प्रिंग क्या होगा, दबता चला जाएगा। एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि भैया ब्लॉक की स्पीड 0 हो जाएगी और स्प्रिंग जितना दब सकता था दब जाएगा, यानी जिसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना। मान लो उसका कंप्रेशन कितना हुआ, कितना दब गया, वो कितना डिस्प्लेस हो गया, x डिस्टेंस तक चल दब गया, वो x बोलो, x0 डिस्टेंस बोलो, x0 बोले तो ठीक रहेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो चुका है, x0। तो वो बोल रहा है कि भाई उसी x0 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताइए, क्या आएगा। आसान है ये वाला पार्ट, बहुत आसान है। और अभी जो मैं बता रहा हूं उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है। याद रखने में फ़ायदा है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे प्रॉब्लम्स।
नहीं याद रखे तो पूरा जो स्टेप बता रहा हूं वो आपको वो लगा कर सॉल्व करना पड़ेगा। हुआ ये? चलिए हम फोकस करते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट पे कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग क्या आएगा, है ना। चलो मैं बोलूंगा इधर से जब ब्लॉक फिसलते हुए आ रहा था तो उसके बाद क्या, उसके पास क्या था, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब ब्लॉक वहां से स्लाइड होते हुए आ रहा था उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। उसके पास क्या थी? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। और बाद में उसने क्या किया, पूरी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया, आखिरकार जीरो स्पीड हो गई थी ना। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है ना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो बोले पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो बोले हाफ ऑफ एम वी जीरो का स्क्वायर, है ना, माइनस जब वो स्प्रिंग अपनी मैक्सिमम लेवल तक कंप्रेस हो चुका तब उसकी स्पीड कितनी थी? जीरो। तो भैया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मानी जाएगी आपकी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं मगर आपको याद होगा डेल्टा के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, है ना। तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल्स टू माइनस यू एफ माइनस यू आई। ओके, आप माइनस साइन इधर दे दिया, अगर मान लो ये माइनस साइन को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस, या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूं के आई माइनस के एफ इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप समझ रहे बेटा? अपन ने देखे थे डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आया था और फिर मैंने कहा था ये लॉस इन, अगर काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। माइनस साइन को इधर ले लिया मैंने, आप इसको यूं लिख सकते हैं। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो बोले हाफ ऑफ एम वी जीरो का स्क्वायर। बाद में जब पूरा स्प्रिंग दब गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तो इसीलिए के आई माइनस जीरो। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी देखो, पहले मैं बोलूंगा जब शुरू में जब स्प्रिंग दबा नहीं था, ब्लॉक ने सिर्फ उसको हल्का सा टच किया था, तब मैं बोलूंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया था क्या? नहीं। तो बोले जब तक स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होता तब तक उसमें क्या नहीं आती? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस ही नहीं हुआ शुरू में तो पोटेंशियल एनर्जी थी क्या उसके अंदर? नहीं। तो इसीलिए यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? जीरो। बाद में जैसे जैसे स्प्रिंग दबता जाएगा उसमें क्या जमा होती जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद जब यहां काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की पूरी जीरो हो गई, उसने पूरी अपनी एनर्जी खो दिया, तो किसने ले लिया? स्प्रिंग ने, और उसने मैक्सिमम लेवल की एनर्जी ले लिया। अब वो कितनी आएंगी? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो आता है। तो मैं बोलूंगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो वो आएगा हाफ ऑफ के एक्स जीरो बोलते हैं, एक्स जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो। ओके, अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मान लिया यार ये तो हाफ इधर भी आ गया, हाफ इधर भी आ गया, इसको करो कैंसिल। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर वी जीरो का स्क्वायर, यार वी जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू एक्स जीरो, अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू एक्स जीरो। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको कभी भी आपको पता लगाना है कि भाई अच्छा मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है ना, सॉरी मैंने वी जीरो निकाल लिया, कोई बात नहीं, आप उसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो आप के को इधर ट्रांसफर कर दो, तो मैं लिखूंगा देखो एक्स जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बाई के मल्टीप्लाई बाय वी जीरो का स्क्वायर, है ना। मैंने क्या किया बेटा, मेरे को एक्स जीरो स्क्वायर निकालना था तो सिर्फ के को ट्रांसफर किया, तो एम बाई के वी जीरो का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो फिर ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स जीरो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम बाई के इंटू वी जीरो, है ना, अंडर रूट ऑफ एम बाई के इंटू वी जीरो। दिस इज द फॉर्मूला। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना। इसे क्या दे दो बेटा आप? इक्वेशन नंबर 1। आया क्या समझ में आपको? है ना। अब ये तो पहला पार्ट हुआ हमारा जिसमें आपको स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना था। हमको एक और चीज निकालना है, स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेशन। यानी इस बार x की वैल्यू कितनी रहेंगी? x0/2। बात समझे आपने? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो भाई
मान लो कि आपने क्या करे, जैसे ये स्प्रिंग का मैकेनिज्म है, ब्लॉक इधर से आ रहा है और ये क्या करता है, इसको दबाता है, और हमने देखा ये यहां तक दबाता था। ये डिस्टेंस कितना दबाया था उसने, यहां से यहां तक x0 तक। चलो ये नंबर के फॉर्म में ले लेते हैं समझने के लिहाज से थोड़ा, कि ये 10 सेंटीमीटर तक आगे दबाया उसने स्प्रिंग को, है ना। और जब वो दबा दिया पूरा तो ब्लॉक की स्पीड कितनी हो गई थी, 0। अब वापस से सीन पे जाओ, अब ये आ रहा है, जैसे ये टकराता है, अब उसके बाद उसने सिर्फ उसको 5 सेंटीमीटर दबाया होगा, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन का कितना, आधा। उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी वो पता लगा, उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी वैसे पता लगा। तो अब ये कैसे पता लगा सकते हैं, अगेन यही फॉर्मूले से लगा सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल, या डायरेक्ट आप कि भाई इनिशियल कंडीशन में टोटल एनर्जी, फाइनल कंडीशन में टोटल एनर्जी निकाल के वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैं सेकंड पार्ट को इधर ले लेता हूं। देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे कि मैंने बताया था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आपका आता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये फॉर्मूला बनता है उसका। अब देखिए बेटा, यहां पे शुरू में जब फिसलते हुए आ रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी, या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ ऑफ m v0 का स्क्वायर, है ना। और जब मान लो स्प्रिंग आधा दब चुका है, स्प्रिंग आधा दब चुका है, तो उसकी स्पीड मान लो कितनी आएगी, v। स्पीड कितनी आ रही है, मान लो v। तो अगर v आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, जब हमने कहा कि चलो जब स्प्रिंग आधा दब चुका है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, फाइनल पोटेंशियल, तो आप कहेंगे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, है ना। और शुरुआत में जब ब्लॉक ने स्प्रिंग को जस्ट टच किया होगा, है ना, जस्ट ब्लॉक ने स्प्रिंग को जस्ट टच किया होगा, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो बोले 0। बात ऐसी है कि x जो है असल में x0 का कितना है, आधा है, x0 का क्या है, हाफ है। जी हम लोग सब जानते हैं बात को। अब एक काम करो, ये वैल्यू यहां पर डाल दो, मगर वो डालने से पहले आप एक चीज नोटिस करो कि ये हाफ, हाफ और हाफ यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और मैं माइनस mv स्क्वायर को उठा के इधर लेकर आऊंगा, प्लस mv स्क्वायर करूंगा, और kx स्क्वायर को उठा के इधर लेकर आऊंगा। तो भैया ये हो जाएगा mv0 का स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका mv स्क्वायर। सिर्फ हाफ कैंसिल हुआ था, पूरा का पूरा टर्म नहीं कैंसिल हुआ था, सिर्फ हाफ हाफ कैंसिल हुआ था। अच्छा ठीक है, तो आपने kx स्क्वायर को उठा के इधर लाया और mv स्क्वायर को उठा के इधर लेकर आया। अब x की वैल्यू तो कितनी है, x0/2 है, तो चलो डाल दो वहां पर। तो ये क्या हो जाएगा फिर, mv0 का स्क्वायर माइनस के x0 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, उस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 1 को, उसमें x0 की वैल्यू दी गई है क्या आपको, है ना, कितनी दी है, अंडर रूट ऑफ m/k इंटू v0, है ना। तो अगर वो वैल्यू मैं वहां डाल दूं तो ये क्या होगा फिर, mv0 का स्क्वायर माइनस k/4 मल्टीप्लाई बाय x0 का स्क्वायर क्या आएगा, m/4 इंटू v0 का स्क्वायर इंटू mv स्क्वायर। ओके, अब बेटा यहां देखो गौर से क्या हो रहा है, यहां पे यहां m कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा, v0 स्क्वायर भी कॉमन निकलता मगर कैंसिल नहीं होता। तो मैं देखूंगा, देखो भाई यहां अब क्या है, mv0 स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला, बचा क्या, तो भैया वो बच गया 1 माइनस k/16 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। जस्ट अ मोमेंट, मुझे लग रहा है कहीं आंसर कुछ और ही कहीं भी जा रहा है। √3/4 टाइम्स ऑफ v0 कहां से आ रहा फिर, k की वैल्यू x0 स्क्वायर बाय 4
m बाई के। अच्छा k की मैंने ये वैल्यू डाला नहीं, k नहीं डाला यहाँ पर, सिर्फ m लिख दिया। और ये 4 कहाँ से है, k है यहाँ, तो ये वैल्यूज गलत डाल दिया मैंने यहाँ पे। एक, हाँ ये बराबर था 4, x की वैल्यू x0/2 डाले तो वो x0² 4 हुआ। फिर x0 की वैल्यू आपने डाले m/k v0 का स्क्वायर। हाँ ये k नहीं डाला था मैंने। फिर ये k और ये क्या हो गया, कैंसिल। हाँ अब आएगा बराबर। अब उसके बाद mv0 का स्क्वायर आपने कॉमन निकाले तो बचा क्या, 1 - 1/4 इज इक्वल टू mv²। अब m और m हो गया कैंसिल, देयरफॉर v² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ v0 का स्क्वायर। बोले ये कैसे आया 3/4 टाइम्स ऑफ v0 का स्क्वायर, अरे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना तो 3/4 आएगा। अब स्क्वायर रूट ले लो तो v इज इक्वल टू √ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ v0। ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। यानी अगर कभी भी आपको बोला कि एक ब्लॉक 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे जा रहा है और आप पता लगाओ कि अगर स्प्रिंग आधा कंप्रेस हो चुका है तो उसकी स्पीड क्या होगी, अब तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूले में वैल्यू डालो, √ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, तो हो जाएगा 5√3 हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा है ना, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है ना, और फिर बाद में आपने स्पीड क्या बताया 10, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो उसकी वैल्यू 5√3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अगर आप ये वैल्यूज याद रखते हैं, ये फॉर्मूले अगर आपको याद रखते हैं तो लंबे चौड़े आपको ये प्रॉब्लम्स को ऐसा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा उसका, है ना। तो ये याद रखो मैक्सिमम कंप्रेशन का। हालांकि ये तो बिना फॉर्मूला याद रखे भी कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जा रहा है ना। और अगर वो 1/4 हाफ के जगह जैसा बोलता है कि आपकी मान लो कि भाई 1/3 हो गया वैल्यू वेलोसिटी का, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हुई थी हाफ, नहीं सॉरी कंप्रेशन कितना हुआ था हाफ, कितना दबा था स्प्रिंग आधा। अब अगर उसने वैल्यू बदल के दे दिया कि 1/3 हो गया 1/4 हो गया, तो फिर आपको तो फिर वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, है ना, पूरा लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा, है ना। हालांकि उसका भी फॉर्मूला अपन बना सकते बट नॉट नाउ, है ना। तो अभी फिलहाल उसको लिख लो, ठीक है, चलो लिख लो ये पूरा, ग्रेट। जिसका नहीं हुआ लिखो पूरा अच्छे से। इसमें तो साला नहीं, मैं नहीं बना पाया अभी, आपको मैं दूंगा थोड़ा आजकल, कल मैं दूंगा इंशाल्लाह। चलिए हुआ आपका, बातें नहीं बेटा, क्या कशा, सभी को मैंने कॉमनली बोला, आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं, बातें नहीं, आप बातों में इतना मशगूल था कि मैंने क्या बोला है ना वो आपको याद नहीं। चलो हुआ बेटा, अगला प्रॉब्लम।
चलिए एग्जाम्पल, इन द अरेंजमेंट, अमजद दूसरा ब्लैक वाला है क्या? यहां है क्या? ये टाइम लगेगा, रहने दो फिर। ब्लू वाले में एक भर दो। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर string is light inextensible, string is light inextensible and friction is absent, everywhere, and the friction is absent everywhere. Find the speed of both the blocks both the blocks after the block A has ascended a height of 1 meter. Given that MA equals to 1 kilogram and MB is equals to 2 kilogram, small g equals to 10 meter per second square, और आपको कुछ डायग्राम ऐसा दिया हुआ है। तो ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है और ब्लॉक बी नीचे आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी हाइट कम हो रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इसकी हाइट बढ़ रही है तो भैया ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप उसको छोड़ देंगे, लेवल में लाके छोड़ देंगे, तो ये नीचे जाने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है, तो इस मोशन में लगातार स्पीड बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है? जैसे मान लो एक 10 किलो का वजन और यहाँ 2 किलो का वजन मैंने ऐसा रखा और छोड़ दिया, 10 किलो का नीचे जाएगा, 2 किलो का ऊपर जाएगा, तो ये जो मोशन होगा उसमें स्पीड लगातार बढ़ेगी, कम होगी, या लगातार एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करेगा? बढ़ेगी, लगातार स्पीड बढ़ते चले जाएगी। मतलब ये इसकी भी स्पीड बढ़ रही है, और अब जाहिर बात जितनी स्पीड से ये नीचे जाएगा उतनी स्पीड से वो दूसरा वाला ब्लॉक ऊपर आएगा।
ये समझ रहा कि नहीं समझ रहा आपको, है कि नहीं? फिर से बताता हूँ मैं कि हमने क्या देखा, ये दूसरा 2 ब्लॉक है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक। बी ब्लॉक वजनदार है, ए ब्लॉक थोड़ा सा हल्का है, तो बी ब्लॉक नीचे जा रहा है, ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो बी ब्लॉक की हाइट कम हो रही, बेटा लिखना बाद में, सब लोग इधर ध्यान दो। बी ब्लॉक की हाइट कम हो रही है, ए ब्लॉक की हाइट बढ़ रही है, तो बी ब्लॉक पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है और ए ब्लॉक क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। दूसरी बात, मैं अब फोकस करना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी पे। जब आपने दोनों को ऐसे लेवल में रख के छोड़ा था और जैसे ही छोड़ा आपने तो धर 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 स्पीड बढ़ते चले गई, है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, बी ब्लॉक की स्पीड बढ़ी, हाँ जी बढ़ी। ए ब्लॉक की स्पीड बढ़ी, हाँ जी बढ़ी। तो काइनेटिक एनर्जी बी ब्लॉक का बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। ए ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। मतलब लूज सिर्फ एक चीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? बी ब्लॉक की। और उसका फायदा तीनों ने उठाए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी, है ना? क्योंकि एक ने लूज किया तो बाकी की क्या करेंगे, उसको गेन करेंगे। समझ में आया ना ये? तो मैं यहां लिख सकता हूं इस तरह से, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो बोले सॉरी एट बी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक, या जस्ट बी करके लिख देता हूं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक प्लस गेन इन, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक। बात समझ रहे हैं बेटा? बी ब्लॉक नीचे गया था ना, तो उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज किया था और उससे फायदा किसको हुआ? पोटेंशियल एनर्जी एट ए को उसने गेन कर लिया और दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी उसके कारण बढ़ गई, है कि नहीं? अच्छा, अब अगर मान लो कि ये हाइट एच तक नीचे गया, है कि नहीं, तो जितनी हाइट ये नीचे जाएगा ये उतनी हाइट ऊपर चढ़ेगा। तो मैं लिखूंगा कि भैया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक, तो मास ऑफ बी ब्लॉक इंटू जी इंटू एच, तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक क्या आएगा? मास ऑफ ए ब्लॉक जी इंटू एच। अब ऐसा है कि ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक क्या आएगा फिर? हाफ ऑफ एम मास ऑफ ए ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक का स्क्वायर। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक क्या आएगा? हाफ ऑफ एम ए वेलोसिटी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक का स्क्वायर। अब ऐसा है कि एक बात ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक और वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक सेम रहेगा, जिसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब चलो अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अब उसकी वैल्यूज डालेंगे हम। एम ए कितना है? 1 किलोग्राम। तो सब में जी है क्या? नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, ये कितनी हाइट तक ऊपर गया था? कितना हाइट तक ऊपर गया था? 1 मीटर, है ना? तो h की वैल्यू 1 मीटर है। मास ऑफ ए ब्लॉक कितना? अच्छा, मास ऑफ बी ब्लॉक 2 है, सॉरी मैंने गलती से 1 डाल दिया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाफ ऑफ एम ए, मास ऑफ ए ब्लॉक अगेन कितना है? 1, और मैं इसको सिंपली क्या लिखूंगा? v का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ मास ऑफ बी ब्लॉक कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर, है ना? ये मैंने वैल्यूज लिख डाला। चलो करो तो सॉल्व, बताओ मुझे क्या आ रहा है v की वैल्यू। जब तक इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूं मैं। ये हो जा रहा है 20, ये हो जा रहा है 10, ये हाफ और ये 1, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस v स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ v स्क्वायर, यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ
वी स्क्वायर, ये कहाँ से जीरो कैंसिल करो, ये 10 3/2 ऑफ वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू फिर होना चाहिए 2/20/3। अब 20/3 की वैल्यू क्या आएंगी, देखो 20/3 की वैल्यू क्या आएगी 6.66 है ना, और 6.66 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा वो, 6.66 का स्क्वायर रूट, जैसे इसकी वैल्यू आएगी 6.667 है ना, और मैं इसको v इज अंडर रूट ऑफ 6.667 अगर लूंगा मैं 2 पॉइंट समथिंग आएंगे, जैसे इसकी वैल्यू 2.58 आना चाहिए, जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 2.58 मीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी द आंसर, 2.58 मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए। यस बेटा, लॉस की वजह से देखो क्या होता है कि ये असल में यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो जो गेन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी आपकी, वो क्या आएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ऊपर चला गया हाइट एच तक, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 है कि नहीं। जिस वजह से इसको आप क्या करेंगे, वो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक्चुअल में वैल्यू वही जाने वाली है वो। उनका कहना आ रहा है कि मतलब माइनस में लेना चाहिए, नहीं बेटा वो जी माइनस में जो एनर्जी कभी भी जैसा पॉजिटिव देखो, आप जो बोले ऊपर जाएगा तो जी माइनस में आएगा है ना, मतलब अब आपको मतलब ऐसा कह रहे हैं जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का अगर अपन लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन होता है तो माइनस में वर्क डन लगाते हैं, नहीं आप ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या बोलना चाह रहे हैं आप एग्जैक्टली? हाँ, तो देखो वो जो आप लगा रहे हैं ना माइनस, स्मॉल जी को माइनस लगाते हैं, वो काइनेमेटिकल इक्वेशन में लगाते हैं आप, है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस आता, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर आता, वहाँ पर एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस जी लगाते हैं जब ऊपर जाता, तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस नहीं है यहाँ पर। ये सिंपली अपन क्या स्टडी कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वो काइनेमेटिकल इक्वेशन से हट कर है थोड़ा सा, है ना। और जब आप यहाँ गेन करेंगे, जैसा यहाँ पर ये जो डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ऑलमोस्ट वो सेम ही वैल्यू आती है। चलो एक क्वेश्चन लिखना है ओरली, आपको बड़ा है आज का ये लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, टॉपिक का नहीं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन मान के चलो। और आई थिंक ये आप एक खुद करके बताओगे मुझको। रेडी? ऑटो मैन्युफैक्चरर, ऑटो, हाँ ऑटो, ऑटो बोले तो गाड़ियाँ, सिर्फ ऑटो वही ऑटो नहीं, ऑटो मैन्युफैक्चरर study the collision of cars, auto manufacturer study the collision of cars auto manufacturer study the collision of cars with mounted springs of different spring constants, with mounted springs
of different springs constants. First off, consider a mass of 1500 kilogram consider a mass of 1500 kilogram. Consider a car of mass 1500 kilogram moving with a speed of auto manufacturers study the collision of cars with mounted springs of different spring constants. यहां तक हो गया तस्मिया? अब आगे कंसिडर अ कार, अगर मास भी लिखे चलता, फर्क नहीं होता. कंसिडर अ कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम. कंसिडर अ कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. Moving with a speed of 36 kilometer per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant mounted spring horizontally mounted spring of spring constant 7.5 into 10 raised to power plus 3 not minus 7.5 into 10 raised to power 3 Newton per meter. 10 raised to power 3 Newton per meter. 10 raised to power 3 Newton per meter. Full stop. Find the maximum compression of the spring. Newton per meter. 7.5 into 10 raised to power 3 Newton per meter. Full stop. Find the maximum compression of the spring. Find the maximum compression of the spring. Maximum compression का फॉर्मूला याद है? क्या है? अंडर रूट ऑफ एम बाई के इंटू वी, एम बाई के के बाई एम बाई के, अंडर रूट ऑफ एम बाई के इंटू वी जीरो. गाड़ी की स्पीड दी है अब आपको 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो. मास ऑफ द कार दिया हुआ है आपको, है ना 1500. स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है. चलो वैल्यू डालो, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर. सारी वैल्यूज आपको डायरेक्ट दी गई है. मास ऑफ द कार 1500 किलो, स्पीड ऑफ द कार 36 किलोमीटर पर आवर. 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड. और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ है? 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर. बहुत जल्दी आया आप. फोन का कोई इशू है ही नहीं. नहीं जाती. तो 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर. फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. मैक्सिमम कंप्रेशन का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू वी जीरो. मैं तुमको चेक कर रहा था. तो 1500 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10. करो सॉल्व.
अंडर रूट ऑफ 7 पॉइंट समथिंग की वैल्यू क्या आएगी? नहीं 7 पॉइंट गलत आ रहा तुम्हारा पे, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 20 शायद, क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर है 4.47, तो रूट 20 बोले तो आई थिंक आता 4 4 16, 5 5 25, उसके बीच में आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ 20। देखो ये क्या लिख सकते हैं आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना? आप उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 1500 है और ये यहाँ का एक जीरो इसको दूंगा मैं तो 75 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 100, वो 100 और वो 100 क्या हो जाएंगे? कैंसर। अब देखो 15 5 आई थिंक, है ना? 15 5 75 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 को ले लो अंदर स्क्वायर रूट के, तो क्या हो जाएगा 100, 100/5 यानी अंडर रूट ऑफ 20। अब अंडर रूट ऑफ 20 क्या रहेगा? वही 4.47 मीटर पर सेकेंड, ये रहेगा अंडर रूट ऑफ 20। अब देखो आज जो अपन ने प्रॉब्लम्स लिए वो सारे के सारे जो पहला पार्ट है मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, है ना? वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, उससे रिलेटेड था। एक दो आप लेंगे अपन यही पार्ट के, कल एक दो प्रॉब्लम लेंगे, चेन वाला बाकी है तो वो कर लेंगे। बाकी फिर कल जो मेजरली हमारा फोकस रहेगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, हमको उस पर फोकस रहेगा। आपने नोटिस किया होगा अभी तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया नहीं, अगले इसमें अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा हर जगह। कल टेस्ट नहीं, कल लेक्चर है, परसों टेस्ट है।